देखिए तो कूलम के नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ, ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पर हमने एक फोर्स लगाया, और जो फोर्स हमने लगाया उसको मैं लिख रहा हूं, और देखकर आपको बोलना है क्या बोल सकते हो आप उस फोर्स के बारे में। एफ, चलिए, हमने इस ऑब्जेक्ट पर इतना फोर्स लगाया, तो मुझे बताइए हमने कितना फोर्स लगाया, कितना न्यूटन, किस दिशा में, पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। फोर्स के इस रूप को देखकर केवल आपको पता चल रहा है कि कितना फोर्स लगा है, फोर्स किधर लगा है ये पता नहीं चल रहा है। इसको देखकर फोर्स किस डायरेक्शन में लगा है ये पता नहीं चल रहा है, लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूं कि फोर्स किस दिशा में लगा है, तो कैसे जानेंगे? सोचिए, इस वस्तु पर हमने इतना फोर्स लगाया, मैंने पूछा इस वस्तु पर कितना फोर्स लगा, तो आपने क्या बोला 4 न्यूटन। मैं दोबारा पूछ रहा हूं कि ये फोर्स किस दिशा में लगा, क्योंकि जिस दिशा में फोर्स लगेगी वस्तु उसी दिशा में चलेगी, मूव करेगी। हमें जानना है कि वस्तु किस दिशा में एक्सलरेट होगी, किस दिशा में वस्तु चलेगी, ये हमें जानना है। लेकिन हम अब समर्थ हैं इसको देखकर ये बताने में कि फोर्स किस दिशा में लग रही है। तो आपको डायरेक्शन का भी मालूम चले, डायरेक्शन भी पता चले, इसके लिए हम लोग छोटे से एक यूनिट वेक्टर को देखेंगे पहले, उसके बाद आपको पता चलेगा कि फोर्स किस दिशा में लग रहा है। फिर से सुनिए, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, हमने इस पर इतना फोर्स लगाया, इसको देखकर केवल हमें ये पता चल रहा है कि फोर्स कितना लग रहा है, किस दिशा में लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, हमें ये पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि फोर्स किस दिशा में लग रहा है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा क्लास 11 की 3 कांस्टेंट यूनिट वेक्टर का अध्ययन करते हैं। थोड़ा सा मैं बैक ले जाता हूँ, उसके बाद हम लोग इस पर आएंगे। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, और यहाँ से बाहर जेड एक्सिस। लेकिन इस बोर्ड पर मैं बाहर कर नहीं सकता हूँ, तो मैंने इधर कर दिया। ये देखिए, ये जेड एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब इस तीनों डायरेक्शन को बताने के लिए, अच्छा डायरेक्शन को बताने के लिए एक स्पेशल सदिश बनाया गया है फिजिक्स में, और क्लास 11th में आपने इस स्पेशल सदिश को पढ़ा होगा। इस सदिश का क्या नाम था? इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर। और इकाई सदिश को लिखने के लिए हम क्या लगाते थे? कैप, लेटर के ऊपर कैप लगाते थे। इसका मतलब होता था इकाई सदिश। जैसे ए के ऊपर मैंने कैप लगा दिया, तो इसको हम क्या बोलते थे? इकाई सदिश ए बोलते थे। यदि हमने ए के ऊपर तीर लगा दिया, तो इसका मतलब ये हुआ करता था सदिश ए, यह सदिश ए और यह है इकाई सदिश ए है।
तो ये चीजें क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा। किसी भी सदिश को व्यक्त करने के लिए, किसी भी सदरे सट का बटन बंद करना, पटक कर मारिए देंगे वहां पर, क्या देखते हैं, दिखाई नहीं देता है। संस्कार है नहीं, पढ़ने आ जाएगा क्लास में सट का बटन खोलकर। किसी भी सदिश को व्यक्त करने के लिए हम इकाई सदिश का उपयोग करते हैं, और इकाई सदिश के लिए लेटर के ऊपर हम कैप लगा देते हैं इकाई सदिश को बताने के लिए। अब 3 इकाई सदिश फिजिक्स में रिजर्व करा गया है 3 डायरेक्शन को बताने के लिए, एक्स, वाई, जेड, आई, जे, के, ये 3 इकाई सदिश होता है। इकाई सदिश आई से हम एक्स दिशा को बताते हैं, इकाई सदिश जे से वाई डायरेक्शन को बताते हैं, इकाई सदिश के से जेड डायरेक्शन को बताते हैं। आई, जे, के, एक्स, वाई, जेड, आई, जे, के, ये 3 इकाई सदिश और 3 डायरेक्शन को बताएगा, एक्स को, वाई को और जेड को। कहीं पर इकाई सदिश आई मिल गया तो आप ये समझेंगे कि एक्स डायरेक्शन की चर्चा हो रही है, कहीं पर इकाई सदिश के मिल गया तो जेड डायरेक्शन की, जेड डायरेक्शन की चर्चा हो रही है, जेड दिशा की चर्चा हो रही है। चलिए इतना, और नीचे किससे सूचित करेंगे, नीचे ऊपर है इकाई सदिश जे तो नीचे होगा इकाई सदिश माइनस जे, उल्टा कर देना है। दाईं ओर है इकाई सदिश आई तो बाईं ओर होगा माइनस आई, बाहर है इकाई सदिश के, अंदर होगा माइनस के, अपोजिट कर देना है उसका। आइए हम लोग अपने इस पर आते हैं। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है, चलिए मुझे बताइए कितना फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन, किस दिशा में, वाई डायरेक्शन में। एक तो तरीका ये था और एक तरीका ये है, इसमें केवल हम परिमाण बता पा रहे थे, और जब फोर्स को हमने इस तरीका से लिखा तो हम परिमाण के साथ साथ दिशा भी बता पा रहे हैं। यदि ये माइनस होगा तो फोर्स नीचे लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स ऋणात्मक वाई एक्सिस की दिशा में लग रहा है। तो फोर्स का वह रूप जिससे, या किसी भी सदिश राशि का, किसी भी सदिश राशि का वह रूप जिससे केवल हमें परिमाण का पता चलता है उसको कहते हैं अदिश रूप। तो ये फोर्स का कौन सा रूप, अदिश रूप था। और किसी भी सदिश राशि का वह रूप, फोर्स एक सदिश राशि है, किसी सदिश राशि का वह रूप जिससे परिमाण और दिशा दोनों का पता चले उसको हम कहते हैं सदिश रूप। तो फोर्स का ये अदिश रूप है, फोर्स का ये सदिश रूप है। उसी तरह कूलम का नियम अभी तक आप पढ़ रहे हैं, फोर्स बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेशों का गुणनफल बटा दूरी का स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। चलिए आपने 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान रखा, Q1 Q2 और R का मान रखा, दूरी का मान रखा, और एक वैल्यू आपके पास आ गया, कितना, 100 न्यूटन। 100 न्यूटन का वैल्यू आपके पास आ गया। तो एक आवेश Q1 Q2 के बीच कितना फोर्स लग रहा है, 100 न्यूटन, किस दिशा में, क्या इससे डायरेक्शन का पता चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो अभी तक जो आप फोर्स का फॉर्मूला पढ़ रहे थे ना, वो फोर्स का कौन सा रूप, अदिश, अदिश रूप पढ़ रहे थे। अब हम इसी कूलम्स लॉ का, इसी फोर्स का, क्योंकि कूलम्स लॉ हमें फोर्स के बारे में बताता है, इसी कूलम्स लॉ का हम सदिश रूप देखेंगे। और सदिश रूप में क्या देखेंगे, केवल इसमें क्या जोड़ देंगे, डायरेक्शन, केवल डायरेक्शन अटैच कर देना है इसमें, यही इसका क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म हो जाएगा, सदिश रूप हो जाएगा। यानी कूलम के नियम में अभी तक केवल आप परिमाण पढ़ रहे थे, उसमें आप दिशा को हमें अटैच कर देना है, यही सदिश रूप हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। चलिए करते हैं हम लोग, बड़ा ही सिंपल है, ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछता है आपके एग्जाम में, ये एक्स्ट्रा मैं बता रहा था ताकि आपको थोड़ा समझ आए। चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पर एक मूल बिंदु ले लेता हूं, और इस मूल बिंदु पर मैं एक चार्ज को रख देता हूं, Q1 चार्ज को। इस Q1 चार्ज को हमने मूल बिंदु पर रख दिया। मूल बिंदु किसको कहते हैं, मैं आपसे पूछूंगा कि अलोली की दूरी कितनी है, आप क्या बोलेंगे, हाँ आप एक आंसर देने से पहले एक रिपीट क्वेश्चन आप करेंगे, कहां से,
मैं पूछूंगा अलोली की दूरी कितनी है, तो आप एक रिपीट क्वेश्चन करोगे कहाँ से, फिर मैं उसका जवाब दूंगा। जो मेरा जवाब होगा उसी को हम क्या कहेंगे, मूल बिंदु कहेंगे, ओरिजिन कहेंगे। आपने पूछा कहाँ से, मैंने बोला यहाँ से, हमारे कोचिंग से, तो हमारा कोचिंग क्या हो गया, मूल बिंदु। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहीं से दूरी मापेंगे, कहाँ की, अलोली की। मैंने बोला मानसी से, तो आप दूरी कहाँ से मापेंगे, तो जहां से किसी वस्तु की स्थिति मापी जाती है उसी जगह को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। तो मूल बिंदु ओ पर एक बिंदु आवेश Q1 हमने रखा हुआ है, यह हमारा मूल बिंदु है। जैसे ये खगड़िया है और ये अलोली है। आपसे पूछा जाए खगड़िया से अलोली की दूरी कितनी है, खगड़िया से अलोली की दूरी कितनी है, तो एक व्यक्ति खड़ा हुआ और वो बोलता है 10 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर, लेकिन एक व्यक्ति और खड़ा हुआ वो बोलता है 12 किलोमीटर है, और एक व्यक्ति ने बोला 15 किलोमीटर है। कौन सही है, एक व्यक्ति जिन्होंने 10 किलोमीटर बोला ये यहां से ऐसे गया, और ये कितना किलोमीटर है, जिसने 12 किलोमीटर बोला उसने ये रास्ता अपनाया, ये देखें दूसरा रास्ता, लेकिन मूल बिंदु एक ही है, कौन, खगड़िया। और एक ने जिसने 15 बोला ये ऐसे नानी घर घूमते हुए ऐसे गया यहाँ पर 15 किलोमीटर, ये देखें। तो खगड़िया और अलोली के बीच की दूरी कितना है, 12 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, सब है ना, करेक्ट है। ये भी सही बोल रहा है, ये भी सही बोल रहा है, ये भी सही बोल रहा है। आप इस होकर जाओ 15 किलोमीटर आपको डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, इस होकर जाएंगे 10 किलोमीटर करना होगा। एक आदमी ने क्या किया, ऐसे चला गया, ये देखें, और ये मात्र 8 किलोमीटर है। चलिए सबसे कम दूरी क्या हो गया, क्या इससे कम संभव है, अब इससे कम संभव, ऐसे भी आपको पता होगा ना, दो बिंदुओं के बीच यदि न्यूनतम दूरी हमें तय करना है तो दोनों बिंदु के बीच सीधा चलेंगे, स्ट्रेट लाइन हम चलेंगे तो वो न्यूनतम दूरी होगा। तो खगड़िया और अलोरी के बीच यदि न्यूनतम दूरी हमें लेना है तो क्या करेंगे, सीधा स्ट्रेट लाइन हम चलेंगे, और ये जो सीधा है ना स्ट्रेट लाइन, इसको हम बोलेंगे स्थिति। ये स्पेशल एक इसका क्या नाम हो गया, स्थिति। ये दूरी भी है, दूरी भी बोल सकते हैं, लेकिन स्पेशल स्थिति। तो स्थिति क्या है, दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, दो बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, या के से अलोली की जो लंबवत दूरी होगा, इस दूरी को क्या बोलेंगे, लंबवत, सीधी दूरी, उसको हम स्थिति बोलेंगे। क्या ये स्थिति है, नहीं, ये दूरी है, ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, लेकिन दूरी के साथ साथ स्थिति है हमारा, याद रखना है। चलिए, तो यदि यहां से कोई आदमी जा रहा है अलोली, तो वो स्थिति को तय कर रहा है या दूरी को तय कर रहा है। यदि यहां से कोई व्यक्ति जा रहा था, दूरी को तय कर रहा है, यहां से कोई व्यक्ति जा रहा था, हाँ दूरी तो तय करेगा हर हाल में, लेकिन ये क्या है, स्थिति। बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ बीच में नदी है, 3 गो नदी है, तो हम यहाँ से नहीं जा सकते हैं। लेकिन यदि स्थिति की चर्चा करें तो हमें सीधी लाइन लेनी होगी। अब मुझे बताइए, आप जो सड़क से चलते और सड़क पर एक बोर्ड पर लिखा हुआ रहता है कि महेशकुट 5 किलोमीटर दूर है, तो वो महेशकुट का स्थिति बता रहा है या दूरी, स्थिति नहीं बता रहा है, क्योंकि रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है ना, और जैसे जैसे रास्ता टेढ़ा होगा हर एक लेंथ उसमें मेजर होगा, और रास्ता की लंबाई क्या होती है, दूरी, रास्ता की लंबाई दूरी होती है। हाँ, यहां से महेशकुट तक एक सीधा रेखा खींच दो, वो हमारा पोजीशन होगा। अब हम लोग वापस आते हैं, दो चार्ज के बीच ये Q1 है और ये Q1 है और ये Q2 है, तो दोनों के बीच फोर्स लगेगा। जब दोनों के बीच फोर्स लगेगा तो फोर्स में फॉर्मूला में क्या आता है, फोर्स बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेशों का गुणनफल बटा। अब ये जो R है, मुझे बताइए दो आवेशों के बीच की दूरी है या स्थिति है, क्या है, मर जाऊं दूरी दूरी बोल रहा है, स्थिति होगा ना। यदि दो आवेश के बीच की हम दूरी लेंगे, ये भी दूरी होगा ना दोनों के बीच, दोनों के बीच की दूरी ये भी हो सकता है, दोनों के बीच की दूरी ये भी हो सकता है, ये देखिए ये भी दूरी हो सकता है, ये भी दूरी हो सकता है,
अब दूरी है तो मुझे बताओ अपना दिमाग उपयोग करके कौन सा दूरी है। बताओ कौन सा दूरी है। सब दोनों आवेशों के बीच की दूरी है ना। बताओ कौन सा दूरी ले आओ, कौन सा दूरी लिया जाइए। तो ये जो कूलम्स लॉ में जिसको हम डिस्टेंस बोलते हैं, दूरी बोलते हैं, वो दूरी वास्तव में क्या है, स्थिति है। लंबवत दूरी है, दोनों आवेशों के बीच की सरल रेखीय दूरी है। ये वाली डिस्टेंस है हमारा, ये डिस्टेंस है। तो इस चीज को याद रखना है। कूलम्स लॉ में जो आर है वो वास्तव में स्थिति है, वो वास्तव में दूरी नहीं है, क्या है, स्थिति। स्थिति भी एक प्रकार का दूरी होता है, लेकिन कैसा दूरी होता है, सीधी लंबवत। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहेंगे, स्थिति कहेंगे। चलिए, ये हमारे पास एक Q1 चार्ज है और इससे ये देखें आर स्थिति पर, स्थिति आर पर यहां पर एक पॉइंट बी है या ए है और यहां पर एक बिंदु आवेश Q2 है। इसको स्थिति पढ़ेंगे आज। और स्थिति एक सदिश राशि होता है, याद रखना है। इसकी दिशा हमेशा जहां से आप दूरी माप रहे हैं, जिस लोकेशन के लिए उधर की ओर होगा, यानी यहाँ होगा ओ से ए की ओर, इस स्थिति की दिशा हो जाएगी। चलिए, अब ये Q1 इस Q2 पर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, धक्का देगा कूलम के नियम के अनुसार, इस डायरेक्शन में धक्का देगा। ये देखिए, इस फोर्स को मैं F बोल देता हूं, वेक्टर F। तो Q1 Q2 को धक्का देगा F फोर्स से, और इस फोर्स को मैं लिख देता हूं, मैं लिखता हूं Q1 के द्वारा Q2 पर आरोपित स्थिर विद्युत बल कितना, वेक्टर F, सदिश F, वेक्टर F बोलेंगे, सदिश F। चलिए, अच्छा, ये जो फोर्स है वेक्टर F, इसमें दो चीज होगा, परिमाण और दिशा। इसका एक वैल्यू होगा 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, और इसकी एक स्पेशल डायरेक्शन होगी। किसी भी सदिश राशि की दो चीजें होती है। मैं इस फोर्स का परिमाण अलग से लिख रहा हूं और दिशा अलग से लिख रहा हूं, फिर दोनों को मैं कंबाइन कर दूंगा। चलिए, इस स्थिर विद्युत बल का पहले मैं परिमाण लिखता हूं। लिखेंगे स्थिर विद्युत बल F का परिमाण, स्थिर विद्युत बल वेक्टर F का परिमाण, स्थिर विद्युत बल वेक्टर F का परिमाण। जब हम परिमाण लिखेंगे ना, तो इसके माथा से तीर क्या कर देंगे, हटा देंगे। यदि माथा पर तीर रहेगा तब हो गया उसमें परिमाण भी और दिशा भी है, और यदि हमने तीर हटा दिया इसका मतलब हुआ केवल परिमाण। या फिर से सुनिए, ये फोर्स है, इसको बोलेंगे सदिश F। अब केवल इसका हमें परिमाण लेना है, तो इसका दो तरीका है। एक तरीका यह है कि सीधा क्या लिख दीजिए F, एक तरीका है कि इसको मॉड में रख दीजिए। ये देखें, ये वेक्टर F है, इसमें परिमाण भी और, लेकिन ये केवल क्या है, परिमाण है। जब मॉड में हम लोग रखेंगे तो ये केवल परिमाण है, और ये यदि बाहर आएगा तो तीर हट जाएगा, क्या बन जाएगा, F बन जाएगा। ये सब तरीका है क्लास 11th का, ये मैं अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, ये सब 11th में पढ़ाया जाता है। वेक्टर और वेक्टर के बिना तो फिजिक्स पढ़ना गुनाह की तरह है। तो फोर्स बराबर, तो दोनों आवेशों के बीच जो फोर्स लगेगा उसका परिमाण कितना होगा, तो कई दिनों से हम लोग करते आ रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेशों का गुणनफल Qn × Q2/r²। ये देखिए, ये फोर्स का परिमाण हो गया जो कि हम लोग करते आ रहे हैं। अब दिशा देखिए, फोर्स किस दिशा में लग रहा है, अच्छा, जिस दिशा में R है, R O से A की ओर है, और फोर्स भी O से A की ओर है। तो फोर्स इस स्थिति R के दिशा में है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे स्थिर विद्युत बल वेक्टर F स्थिति सदिश वेक्टर R के, स्थिति सदिश वेक्टर R की दिशा में है।
स्थिति सदिश वेक्टर आर की दिशा में। ठीक है, दिख रहा है। अच्छा एक चीज, ये इस पर फोर्स लगा रहा है इधर, तो एफ और आर समान दिशा में, लेकिन ये भी इस पर क्या करेगा, इधर लगाएगा। तो ये जो फोर्स लगाएगा इस पर, ये फोर्स तो इधर होगा, लेकिन आर किधर है, तो क्या होगा उस समय, उस समय एफ और आर सेम दिशा में नहीं, किस दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। चलिए, एफ फोर्स और ये स्थिति, हमें दिशा लेनी है। किसी भी सदिश का दिशा बताने के लिए उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, कैप। अब ये एफ का, ये एफ नहीं, इकाई सदिश एफ हो गया, और ये इकाई सदिश आर। एफ फोर्स के परिमाण को बता रहा है, और इकाई सदिश एफ फोर्स के दिशा को बताएगा। तो फोर्स की दिशा और स्थिति सदिश आर की दिशा दोनों सेम है। यहां पर क्या लगा देंगे, बराबर लगा देते हैं। यदि मान लीजिए ये जो इस पर फोर्स लगा रहा है इधर, उस फोर्स को यदि हम यहां पर लिखते, तब यहां पर क्या देते, माइनस, क्योंकि जब दो चीजें विपरीत दिशा में होती है तो उसके लिए हम माइनस चीज यूज करते हैं, इसको माइनस चिन्ह यूज करते हैं, इसको याद रखना। लेकिन अभी फोर्स और स्थिति विपरीत दिशा में नहीं है, तो प्लस रहने देते हैं। चलिए, इक्वेशन सेकेंड, तो देख लीजिए, ये फोर्स का क्या हो गया, परिमाण, ये फोर्स की क्या हो गई, दिशा। फोर्स का परिमाण इतना है, और फोर्स की दिशा किसकी दिशा में है, आर के दिशा में। अब दोनों समीकरण को कंबाइन कर दीजिए, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों समीकरण को, बाएं पक्ष को बाएं के साथ, इसका बायां पक्ष एफ है और इसका बायां पक्ष इकाई सदिश एफ है। दाएं पक्ष को दाएं के साथ रख दीजिए, इसका दायां पक्ष है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेशों का गुणनफल बट्टा आर स्क्वायर, और इसका दायां पक्ष इकाई सदिश आर। इसके साथ ये दाएं हमने रख दिया। ये क्या है, फोर्स का परिमाण, ये क्या है, फोर्स की, और परिमाण और दिशा जब एक साथ रहता है तो उसको वेक्टर बोलते हैं, सदिश बोलते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर एफ, सदिश एफ लिख सकते हैं। ये सारा चीज 11th में बताया गया है, और मैंने वहां नोट भी कर दिया कि कूलम्स लॉ में काम आएगा। ए इकाई सदिश ए को हम लिख सकते हैं वेक्टर ए, सदिश ए। ये परिमाण है, ये दिशा है, परिमाण और दिशा वेक्टर है। आर इकाई सदिश आर बराबर वेक्टर आर। के इकाई सदिश के बराबर वेक्टर के लिख सकते हैं, वेक्टर के। चलिए, तो परिमाण और दिशा को हमने एक वेक्टर लिख दिया। अब इसमें परिमाण भी और दिशा भी है। इधर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन आवेशों का गुणनफल बट्टा आर स्क्वायर इकाई सदिश आर। ये देखिए, कूलम के नियम का ये सदिश रूप हो गया। दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, कूलम के नियम का सदिश रूप। अब यदि कहेगा कितना फोर्स लग रहा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, और ये फोर्स किस दिशा में लग रहा है, आर के दिशा में। ये डायरेक्शन बता रहा है, ये जो फोर्स है ना, ये आर के दिशा में लग रहा है। या फिर इसको ऐसे लिखिए, वेक्टर एफ बराबर, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेशों का गुणनफल Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर, यह इकाई सदिश आर, और यहां पर हमने आर से गुना कर दिया। यदि आप यहां आर से गुना करेंगे, कर नहीं सकते हैं, जबरदस्ती आप गुना कर रहे हैं, तो नीचे भी क्या करना पड़ेगा, आर से गुना करना पड़ेगा। आर आर फिर से कैंसल, आपने कुछ नहीं करा एक्स्ट्रा। चलिए, इसीलिए एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आर गुना आर स्क्वायर गुना आर, आर क्यूब, आर इकाई सदिश आर, वेक्टर आर, ये परिमाण है और ये दिशा है, तो इसको हम इकट्ठा लिख सकते हैं वेक्टर आर। ये देखिए, ये भी हो गया कूलम के नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ।
वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। देख लीजिए, फोर्स की दिशा किधर होगी, स्थिति सदिश आर के दिशा में हो जाएगा, यहाँ माइनस देंगे तो विपरीत दिशा में हो जाएगा। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ 2 बार, और जब भी पूछेगा ना ये ऑप्शन नहीं देगा, ये देगा। तो अंतर क्या नजर आ रहा है, दोनों अलग अलग है या सेम है? सेम है। यदि आर पर कैप रहेगा तो स्क्वायर होगा, और यदि आर पर तीर रहेगा क्यूब हो जाएगा। पूछा हुआ आपके एग्जाम में 2022 में, ये हमारे पास क्वेश्चन बैंक है, 2022 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस बोर्ड पर लिखा हुआ है क्वेश्चन, और आप इसको देखकर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बताइए देखकर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ए नंबर। अच्छा, इस मॉड से घर पर आना नहीं है, इस मॉड से ये बाहर निकलेगा तो आर क्यूब होगा, मॉड से बाहर निकलेगा तो वेक्टर हट जाएगा, केवल क्या बचेगा, आर बचेगा। वो कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया वैसे। देखिए मैं बता रहा हूं, अभी भी नहीं बन रहा है तो दुख की बात है, इसको रहने देते हैं। देखिए यहाँ आर क्यूब है, जबकि यहाँ वेक्टर आर होना चाहिए, है नहीं। यहाँ आर वेक्टर है तो यहाँ आर स्क्वायर नहीं होगा, यदि यहाँ आर स्क्वायर, यहाँ कैप होना चाहिए, आर स्क्वायर होगा तो यहाँ कैप, कैप नहीं, तीर दिया हुआ है। यहाँ देखिए दोनों तो सेम ही है ना, ये भी बाहर निकल कर आर स्क्वायर ही बनेगा, बस मॉड एक्स्ट्रा दे दिया इसमें। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसमें ये तो होगा ही नहीं, ये वाला हो जाएगा। इसको मिलाइए और इस रूप को मिलाइए, सिमिलर रूप है, क्योंकि मॉड से बाहर आएगा तो आर क्यूब हो जाएगा, यहाँ आर क्यूब। नोट कर लीजिए इसको, थोड़ा जल्दी करेंगे हम, अगला देखते हैं। बस यही पूछेगा, ऑप्शन 4 दे देगा, कहेगा करेक्ट फॉर्म कौन सा है कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म। एक टॉपिक बाकी है, स्थिर विद्युत बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत, और आज हमारा कूलम्स लॉ खत्म हो गया, पहला आधा हिस्सा खत्म हो गया इस चैप्टर का, पूरे 1.5 महीना में। कल परसों हमारी क्लास नहीं चल रही है, आप मंगलवार से आएंगे डायरेक्ट। विद्युत क्षेत्र आगे का हमारा टॉपिक होने वाला है, और अब से रिकॉर्डेड वीडियो नहीं दिए जाएंगे, लाइव क्लास नहीं दिए जाएंगे, अब से उन्हीं के पास रिकॉर्डेड वीडियो होगा जो मेरे अकाउंट को बढ़ाएंगे। सीधा सीधा भाषा में हमको फीस देंगे, 500 रुपया फीस होगी, जो कि बहुत ही कम है। 599 था, हमने इसको 500 कर दिया। 500 रुपया फीस देंगे आप मुझे, और उसमें भी आपको ऐप पर, हमारा ऐप डिज़ाइन हो गया, मैं बता दूंगा कैसे सर्च करना है प्ले स्टोर से। उस ऐप में आपको आईडी पासवर्ड देकर लॉगिन कर लेना है। वहाँ से आप सप्ताह में 6 दिन रिकॉर्डेड वीडियो वहाँ पर मौजूद रहेगा, आप वहाँ से देख सकते हो। इक्का दुक्का दिन, सप्ताह में 1 या 2 दिन
का लेक्चर वीडियो नहीं रहेगा वहाँ पर। इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि आप 4000 देकर हमारे पास पढ़ रहे हो, लेकिन यदि पूरा वीडियो उसमें दे दिया जाए पूरे सप्ताह का, तो बच्चा 500 में ही पढ़ लेगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि बच्चा घर पर बैठकर पढ़े, वो फिजिकल क्लास करे, ज़्यादा बेहतर रहता है फिजिकल क्लास से, क्योंकि लाइव क्लास से आप रिजल्ट नहीं बना सकते हो। इसलिए इक्का दुक्का दिन जो लगेगा ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है उसको मैं कट आउट कर दूंगा वहाँ से एक सप्ताह में, यानी 4-5 वीडियो महीना में। तो जो लोग क्लास कर रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस दिन तो उसने क्लास कर ही लिया, एक दिन का क्लास का तो वो क्लास ही मैनेज कर लेगा, बाकी 5-6 दिन का लेक्चर वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा, वहां से प्राप्त कर सकते हो। तो आज से जो भी रिकॉर्डेड वीडियो है यूट्यूब पर जाना बंद हो जाएगा। हाँ, यूट्यूब पर भी हम लोग देंगे, जैसे नया चैप्टर शुरू हुआ तो उसका 10 गो लेक्चर वीडियो दे देंगे। केवल रिकॉर्डेड वीडियो क्लास के बच्चों के लिए, बाहर के स्टूडेंट के लिए हमने बहुत ज़्यादा सोचा और हमने उसको बंद कर दिया। बाहर के स्टूडेंट को नहीं दिए जाएंगे, केवल जो एडमिशन कराया यहाँ पर उन्हीं को दिया जाएगा। 10-12 बच्चे कराए भी हैं जो केवल एडमिशन है, बाहर के बच्चों को नहीं। इसमें थोड़ा ज़्यादा मगजमारी है, बाहर के बच्चों को दिया जाए। वो तब हम लोग कर लेंगे बाहर के बच्चों के लिए या सभी बच्चों के लिए जब एग्ज़ाम का 1-2 महीना बचेगा। यूट्यूब पर ही लाइव कर दिया जाएगा, फ्री ही कर दिया जाएगा। ऐसे लगभग 30-35 हमने लेक्चर वीडियो दे दिया है, और जो बच्चे लगभग लेक्चर वीडियो देखा होगा अब तक तो उसको आदत लग गया होगा और उसको फायदा भी नजर आने लगा होगा। अब वो छटपटाएगा, मुझे पैसा दिए बगैर वो नहीं जा सकता है कहीं, हमको वो फीस देगा ही देगा। हमारा लेक्चर वीडियो देने का बस एक ही मकसद है, एक तो फायदा हो जाएगा, दूसरा हमको जो थोड़ा फीस आएगा ये सारा मैनेज हो जाएगा उससे। नहीं तो रूम रेंट जितना ना उसका 1.5 गुना 2 गुना बिजली बिल आ जा रहा है पूरा सिस्टम में, उससे मैं ज़्यादा परेशान हूँ। तो आपको मैं दे रहा हूँ, उस तरह की सुविधाएं दे रहा हूँ, तो हमें भी उस तरह की होनी चाहिए। और डिवाइस खराब भी होता है ना बीच बीच में, तो 2-3 लाख का डिवाइस रहता है। अब देख रहे हो आधा ये खराब हो चुका है पहले ही, मतलब देख रहे हो। अब इसको चेंज करेंगे, ये छोटा है तो कम रुपया में आ जाएगा। उसको नहीं लिखना है, वो तो यही है ना, वो यही है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो मैंने ऐसे समझाया था। हेडिंग देंगे आप इसको, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर विद्युत बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। एक दफा आपके एग्जाम में ये पूछा हुआ है। क्लास का कॉपी आप कर लो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको। 1 घंटा 45 मिनट पहले क्वेश्चन बनाकर आ जाओगे फिजिक्स का। अब केवल क्लास का कॉपी कर दो आप, क्लास में जो बताया गया उसका कॉपी कर लेना दिमाग में। कॉपी में जो चीज लिखाया गया है नोटबुक में सारा चीज आप याद रखो, A to Z क्वेश्चंस बन जाएगा। बनाना तो 35 ही होगा, लेकिन आपका मन मचलेगा वहां पर कि 50 पूछता ज्यादा बेहतर रहता, 60 पूछता तो ज्यादा बेहतर रहता। और ऊपर से जो मैं सजेशन देता हूँ वो तो और उसमें 4 चांद का काम कर देता है। क्रीमी लेयर बना देता है ऊपर, तमाम क्रीमी लेयर जो होता है उसके ऊपर क्रीमी लेयर बना देता है। लेकिन वो क्रीमी लेयर आभासी है, वर्चुअल है, क्योंकि सजेशन
का मतलब है कि उससे क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। कॉपी का मतलब है कि 100% आना है उससे क्वेश्चन। तो जिसमें ज़्यादा सेफ्टी है, जो ज़्यादा सेफ जोन में हमें ले जाता है, हम उस चीज़ पर फोकस करेंगे। कॉपी आपको 100% सेफ जोन में रखेगा कि आप अच्छा एग्जाम में करेंगे, इसलिए कॉपी से आपको तैयारी करना है। लेकिन सजेशन आपको सेफ जोन में नहीं रखता है, दुविधा में रखता है, कन्फ्यूजन में रखता है। 5 साल से हमारे एक भी ऐसा साल नहीं रहा जिसमें 50 से कम मार्क्स का टकराया हो हमारे सजेशन से। 5 साल से टकरा रहा है, फिर भी हमारे अंदर एक डर है कि हो सकता है अगले साल ना टकराए, कि मैं जानता हूं ना फिजिक्स, ये तो पैटर्न आसान क्या इसलिए टकरा जाता है। लेकिन चिंता ना करें, अगले साल इससे भी ज्यादा टकरा जाएगा, क्योंकि अगले साल और मैं ज्यादा मॉडिफाई कर रहा हूं। और ये जो टकरा जाता है इसमें मेरी खासियत नहीं है, किसकी खासियत है? बोर्ड की। पैटर्न वैसा दे रखा है तो उसके नब्ज को पकड़े हुए हैं। मैं बताऊंगा नहीं वो नब्ज क्या है, लेकिन आपको आंसर से मतलब है ना। आप क्वेश्चन पर हो जाओ, बनाओ। आप देखिए तो स्थिर विद्युत बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। मान लीजिए यहां पर एक चार्ज है हमारे पास, ये एक चार्ज है। इस बार भी मैं 15 लॉन्ग क्वेश्चन दूंगा, शुरू के 6 लॉन्ग क्वेश्चन में 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। संभावनाएं हैं, मैं संभावनाएं, लेकिन दिख जानी चाहिए मुझे जैसा लगता है। यदि पैटर्न सेम रहा, पैटर्न बदल जाएगा तो फिर उस पैटर्न के आधार पर फिर सजेशन हमें तैयार करना पड़ेगा। यदि सेम पैटर्न रहा जिस हिसाब से वो पूछता है, इस बार शुरू के 9 में 3 को पूछा था, अगले बार शुरू के 6 को में 3 को पूछ देगा क्वेश्चन। आपको तैयार है हमारा सजेशन अगले साल के लिए, लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन। देखिए तो हाँ, जो इस साल पूछा है तो अगले साल वो रहेगा नहीं, उसको हटाना पड़ेगा और बाकी एक्स्ट्रा ऐड होगा। ये क्यू चार्ज है, मैं पूछूंगा इस पर फोर्स कितना लग रहा है, या लग रहा है या नहीं, नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसके आसपास दूसरा कोई चार्ज नहीं है। सिंगल चार्ज अपने आप पर फोर्स नहीं लगा सकता है। अब हमने एक चार्ज रख दिया, क्या फोर्स लगेगा? हाँ, अब ये Q1 इस पर क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। और ये Q1 जो फोर्स लगाएगा उस फोर्स को हम बोल देते हैं F1। और Q1 से इस Q की दूरी को हम बोल देते हैं R1। चलिए आप ये फोर्स निकाल के मुझे बताइए कितना होगा। F1 फोर्स कितना होगा? तो फोर्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेशों का गुणनफल, यानी Q1 इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर। दूरी कितना? R1, R1 का स्क्वायर। दूरी R1 है तो R1 का स्क्वायर। और इधर क्या होता है? इकाई सदिश R, और R1 है तो R। यही अभी वेक्टर फॉर्म में पढ़ा था ना, वही तो है। 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर इंटू इकाई सदिश R। बस R R1 है तो इसलिए मैं R1 यहाँ दे रहा हूँ। चलिए ठीक है, एक और चार्ज यहाँ आ गया Q2। अब क्या होगा? तो इस Q पर एक और फोर्स लगेगा, ये Q2 भी इस पर क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। और इस फोर्स को मैं क्या बोल देता हूँ? F2। और इस दूरी को मैं बोल देता हूँ R2। चलिए F2 फोर्स मुझे बताइए। तो फिर से ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेशों का गुणनफल Q2 इंटू क्यू, Q2 इंटू क्यू बटा R2 का स्क्वायर इकाई सदिश R2, इकाई सदिश R2। उसी तरह Q3 है, Q4 है, Q5 है, उसी तरह होता चला जाएगा। केवल इसको और इसको क्या कर, इसको चेंज करते जाइए। Q3 R3 R3, Q4 R4 R4, Q5 R5 R5, Qn Rn Rn। मान लीजिए यहाँ पर Qn चार्ज है, n चार्ज है, तो ये चार्ज भी इस पर क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। इस फोर्स को बोल देते हैं Fn। इसी तरह से Fn। तो फिर से फोर्स बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेशों का गुणनफल Qn इंटू क्यू, Qn इंटू क्यू। इस Qn की जगह 10वां 20वां कोई भी चार्ज हो सकता है, बटा इस दूरी को हम Rn ले लेते हैं, ये हो जाएगा Rn का स्क्वायर इकाई सदिश Rn। चलिए मुझे बताइए इस चार्ज पर अब टोटल फोर्स कितना लग रहा है? तो आंसर है सभी फोर्स को आपस में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, सबको आपस में ऐड कर देंगे। तो सभी फोर्स को ऐड कर दीजिए, तो टोटल फोर्स हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस Fn।
इस सब को जोड़िए। देखिए जोड़ने के बाद क्या आ रहा है, F बराबर, देखिए तो जोड़िए तो। अच्छा ये सब में है 1/4 पाई 1/4 1/4, ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा ना। मैंने इसमें जोड़ा हुआ सब, या रहने दीजिए, सबको जोड़िए, इसको 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 सबको जोड़िए, तो Q/4 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 सब में है, कॉमन आ जाएगा ना। कॉमन लीजिए, कितना कॉमन आया, Q/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन। देखिए Q/4 पाई, मैं जोड़ रहा हूँ इसको 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 हमने जोड़ा है, F1 F2 Fn सबको हमने जोड़ा है। जब सबको एक लाइन में जोड़ेंगे तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में होगा तो क्या आ गया, कॉमन। तो इधर बचेगा Q1/R1 का स्क्वायर इकाई सदिश R1 प्लस यहाँ क्या बचेगा Q2/R2 का स्क्वायर इकाई सदिश R2, यहाँ बचेगा Qn/Rn का स्क्वायर Qn/Rn का स्क्वायर इकाई सदिश Rn। ये देखिए ये क्या निकला, आवेश Q पर लगने वाला नेट फोर्स। ये देखिए इस आवेश Q पर लगने वाला ये नेट फोर्स निकल गया, और इसी को हम कहते हैं स्थिर विद्युत बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। किसी आवेश पर दो या दो से अधिक आवेशों के द्वारा लगने वाला टोटल फोर्स प्रत्येक आवेश के द्वारा लगने वाले फोर्स के सदिश योग के बराबर होता है। इसे स्थिर विद्युत बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जाता है। देहाती भाषा में जैग फोर्स लगेगा, सबको आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, इसी को हम क्या कहेंगे, स्थिर विद्युत बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। सिंपल तरीका से जोड़ेंगे या सदिश तरीका से, हाँ फोर्स को हम सदिश तरीका से जोड़ते हैं, सिंपल तरीका से नहीं जोड़ते हैं। सदिश तरीका क्या होता है, ये कुछ दिन पहले मैं जब विद्युत आवेश के बारे में बता रहा था, अदिश है या सदिश है, वहां पर हमने बता रखा है। चलिए इसी को हम स्थिर विद्युत बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत कहेंगे, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ये देखिए, इस F को आप ऐसे लिख सकते हैं, F बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन। अब ये जो चीज है सब किसके रूप में, योगफल, और योगफल को व्यक्त करने के लिए एक तरीका आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा, सिग्मा। इसको यहां से इधर को सिग्मेटिक फॉर्म में लिख देते हैं हम लोग, सिग्मा वाले फॉर्म में, याद है सिग्मा, I बराबर n तक, और यहां लिख देते हैं QI/RI का स्क्वायर और इकाई सदिश RI। I का मान 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, और इसी तरह अंत में I का मान 1 से n तक रखते जाएंगे, और ये चूंकि सिग्मा है तो योग करते जाएंगे। कैसे, सुनिए, पहले I का मान 1 रखिए, जहां जहां I है 1 रखिए, 1 1 1, मुझे बताइए किसके जैसा, इसके जैसा बनेगा, I के जगह आप 1 रखो, इसके जैसा बन जाएगा। और इस सिग्मा के लिए क्या देंगे, प्लस। फिर अब I का मान क्या रखेंगे, 2 रखिए, I के जगह 2 2 2, किसके जैसा, इसके जैसा बनेगा। उसी तरह I का मान 3 4 5 बीच में होते जाएगा, और अंत में n, I का मान n रखिए, ये देखिए यहाँ n यहाँ n यहाँ n, किसके जैसा, इसके जैसा बन जाएगा। ये शॉर्ट फॉर्म हो गया इसी का। अब आपके एग्जाम में पूछेगा स्थिर विद्युत बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत को लिखे, तो आप क्या करेंगे, स्थिर विद्युत बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत को लिखे या समझावे। सुनिए, आपके एग्जाम में पूछेगा स्थिर विद्युत बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत को लिखे या समझावे, आपको सिंपल ये डायग्राम बनाना है और ये कर देना है, F1 प्लस F2 प्लस डॉट डॉट Fn, सब फोर्स को जोड़कर ये एक लाइन और ये 2 लाइन, 3 लाइन होगा, ये 3 लाइन कर देना है। अच्छी तरह से मैं बताऊंगा, अभी तो मैं थोड़ा रफ में बता रहा हूँ। इस तरह से मैंने यहाँ बना रखा है, ये देखिए, इस Q1 के द्वारा इस Q पर बल इतना हो जाएगा, इस Q2 के द्वारा इस Q पर बल F2 इतना हो जाएगा, अभी जो मैंने बताया वही है। उसी तरह Qn के द्वारा इतना फोर्स हो जाएगा। अतः आवेश Q पर लगने वाला परिणामी बल, इस पर परिणामी बल F बराबर F1 प्लस F2 प्लस डॉट डॉट F1। अब F1 F2 सबका मान, ये देखें, यहाँ पर किसका मान रखेंगे, F1 का, हमने F1 का मान रखा, प्लस किसका मान, F2 का, हमने F2 का मान रखा, डॉट डॉट उसी तरह
एफ एन का। फिर से हमने इसमें कॉमन ले लिया क्यू बट्टा 4 पाई ये सारा बच्चा, और ये सिग्मेटिक फॉर्म में। फिर सुनिए, आपके एग्जाम में पूछे स्थिर विद्युत बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत को लिखिए। आपको डायग्राम बनाना है और यहां से करना है, यहां से यहां तक कर। इतना लिखने की जरूरत नहीं, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। या फिर भाषा पूछेगा, भाषा लिखना है तो भाषा में क्या लिखेंगे? किसी आवेश पर दो या दो से अधिक आवेशों के द्वारा लगने वाला स्थिर विद्युत बल प्रत्येक आवेश के द्वारा लगने वाले स्थिर विद्युत बल के सदिश योग के बराबर होता है। इसे स्थिर विद्युत बल के अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। लिखे तो लिखे, देखिए किसी आवेश पर 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 आवेश पर किसी आवेश पर दो या दो से अधिक 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 आवेशों के द्वारा 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 लगने वाला दो या दो से अधिक आवेशों के द्वारा लगने वाला स्थिर विद्युत बल लगने वाला स्थिर विद्युत बल लगने वाला स्थिर विद्युत बल स्थिर विद्युत बल लगने वाला नहीं, उसको कीजिए परिणामी स्थिर विद्युत बल, नहीं टोटल लगने वाला परिणामी स्थिर विद्युत बल लगने वाला उसी में जबरदस्ती काट कर लिख दो ना सही से, जबरदस्ती कर रहे, जगह है नहीं। घर वाली आदत जो है ना घर पर रखना है। जो काम आप खाते समय करते हो लिखते समय वो काम नहीं करना है, जबरदस्ती है नहीं जगह और जबरदस्ती कर रहे हैं। एक अच्छा स्टूडेंट हमेशा आप देखना, जैसे मैंने एक लिखा, ये देखें एक लिखा, या फिर हमने कोई वर्ड ले लो ना, स्थिर विद्युत बल लिखा, स्थिर विद्युत बल, लेकिन हमको हर्षिकर लिखना था, यहाँ पर वैद्युत हो गया, हमें ऐसे लिखना था। तो स्टूडेंट क्या करेगा? इसको ऐसे काट कर ऐसे ऐसे इसी पर घस देगा। ये तरीका नहीं, यदि आपका गलत हो गया तो उसका तरीका ये है कि आप एक लाइन ऐसे खींचो और बगल में फिर से लिखो। ये देखिए, ये सही तरीका है। यदि गलत हो गया तो ये सही तरीका कि आप एक इसमें भी ऐसे ऐसे नहीं कर सकते हो। आप केवल क्या करना है, एक लाइन ऐसे करना है और दोबारा उसको रिपीट कीजिए। आप कहीं भी नहीं देखेंगे, आप हिंदी जाकर पढ़िए ग्रामर, आपको कहीं भी ये नहीं बताया जाएगा कि जो एक बार आपने लिख दिया उसी को सही करके क्या बना दो जो आप लिखना चाहते हो। गलत हो जाएगा, ये तरीका ही नहीं है। आप उसको लाइन करो, दूसरी बार लिखो। आप हाँ, मैं कहा था, परिणामी स्थिर विद्युत बल प्रत्येक आवेश के द्वारा लगने वाले 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 स्थिर विद्युत बलों के प्रत्येक आवेश के द्वारा लगने वाले स्थिर विद्युत बलों के प्रत्येक आवेश के द्वारा लगने वाले स्थिर विद्युत बलों के प्रत्येक आवेश के द्वारा लगने वाले स्थिर विद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। 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 बराबर होता है। इसे स्थिर विद्युत बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जाता है। इसे स्थिर विद्युत बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जाता है। इसे स्थिर विद्युत बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जाता है।
इसे स्थिर विद्युत बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जाता है। चलिए, हमारी मुलाकात अब मंगलवार को होगी।